But so budget railways, general discussion. Yes, Minister wants to. Sir, I am really anxiously looking forward to the enlightened views of this House. The members will be speaking on the railway budget. But I am happy to announce that in the morning, we signed an MOU. Indian Railways and the Life Insurance Corporation signed an MOU in which the Life Insurance Corporation has opened a line of credit for 1,50,000 crores for financing the railway projects, which will be repayable in 30 years' time at a rate which is little above the government security rate. This will facilitate financing of various railway projects in the interest of the country, which is extra budgetary support, because budget, as you know, always this side or that side, we know we all been in the government, becoming very, very difficult to finance it from the budget alone. So therefore, creating critical infrastructure for India through financing like this will enable us to complete the projects in time. So I am really thankful to all the members of the House for giving us the support. Thank you. Now, Sri Mahendra Singh Mahara. Now, धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट में बोलने का मौका दिया। माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए रेल बजट 2015-16 से मैं और मेरे उत्तराखंड के लोगों में घोर हताशा एवं निराशा है। महोदय, ज्ञात हो माननीय मंत्री जी द्वारा जब रेल बजट प्रस्तुत किया गया तो उस दिन सेंसेक्स 261 अंक लुढ़क गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत रेल बजट भारत की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के प्रतिकूल है, क्योंकि यात्री भाड़ा एवं माल भाड़े में जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई उसका सीधा व बुरा असर देश की गरीब जनता पर पड़ेगा। देश में लगातार रेल माल भाड़े के किराए में वृद्धि किए जाने से आज देश में रेल द्वारा ढोए जाने वाला सामान जो कल तक केवल 31% था, वह अब और भी नीचे रहने की आशा है इसमें आ रही है। इस कमी को दूर करने के लिए इस बजट में कोई ठोस उपाय दृष्टिगत नहीं होते हैं। रेल मंत्री जी ने परिचालन क्षमता, भाड़ा वसूली व आर्थिक देनदारियों तथा उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। कुछ माह पूर्व एफडीआई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन तक संसद नहीं चलने दी। आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कई क्षेत्रों में एफडीआई लाने पर आमदा हैं। वर्तमान वित्त मंत्री जी जब सांसद थे तो उन्होंने संसद में कहा था कि भारत में एफडीआई आने के से भारत के नवयुवक और नवयुवतियों को केवल सेल्स गर्ल, सेल्स बॉय बनकर रह जाएगा। सरकार रेल में भी एफडीआई लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दोहरा चरित्र क्यों? आज वैश्वीकरण के समय कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश की आवश्यकता है। यह यूपीए सरकार ने इकरार किया था, परंतु उस समय आज की रूलिंग पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया। वर्तमान सरकार के थिंक टैंक जो कल तक स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाते थे, आज वे भी एफडीआई की प्रमुखता से ग्रहण कर रहे हैं। रेलवे का विस्तारीकरण सामाजिक राष्ट्रीय एकता एवं क्षेत्रीय विकास के लिए एक सतत प्रक्रिया है, परंतु वर्तमान सरकार ने सामरिक महत्व के उत्तराखंड राज्य हेतु पिछली सरकार के समय की स्वीकृत घोषित रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए रेल बजट में कोई उल्लेख, पर्याप्त बजट प्राविधान नहीं किया है तथा पूर्व से चल रहे रेलवे के अपग्रेडेशन, विस्तारीकरण संबंधी कार्यों के लिए भी अत्यंत अल्प धनराशि का प्राविधान किया है। रेल परियोजनाओं पर रेल मंत्री जी ने सामरिक महत्व के उत्तराखंड के राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न परियोजना तथा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, रामनगर चौखुटिया जिसे गैरसैंण नवोदय राजधानी के लिए चुना है, वहां तक के लिए प्रस्तावित किया है तथा पूर्व से गतिमान कार्य यथा टनकपुर रेल लाइन को ब्रॉड गेज के लिए व लक्सर हरिद्वार के 24 कोच हेतु स्टेशन
वो इसी प्रकार देहरादून स्टेशन पर 18 कोच हेतु अपग्रेडेशन के लिए उचित धन आवंटित नहीं किया है। इसी प्रकार विकासनगर, देहरादून, सहारनपुर, हरिद्वार, कोटद्वार, रामनगर रेल लाइनों के निर्माण की पूर्व में घोषित योजनाओं पर कोई महत्व नहीं दिया है। राज्य के अति महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार, रामनगर, काठगोदाम और टनकपुर की दुर्दशा को सुधारने के लिए उचित प्राविधान नहीं किए जाने से अत्यंत मायूसी है। सभी जानते हैं कि हरिद्वार विश्व स्तरीय तीर्थ स्थान है। यहाँ 12 महीने लाखों की संख्या में लोग देश के कोने कोने से तीर्थ के लिए आते हैं, लेकिन रेल के विस्तारीकरण तथा नए प्लेटफॉर्मों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने उत्तराखंड में आते समय जो पूर्व में घोषणा की थी, 4 धाम यात्रा को रेल मार्ग से जोड़ेंगे। आश्चर्य है, जब आप ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल मार्ग का निर्माण जल्दी पूरा नहीं करेंगे तभी तो 4 धाम यात्रा मार्ग को रेल से जोड़ पाएंगे, लेकिन इस मार्ग के निर्माण के लिए बहुत कम धन दिया है। आपने उन राज्यों में नए रेल मार्गों को सर्वे के बाद निर्माण की स्वीकृति इस आधार पर नहीं दी है क्योंकि वे लाभ के नहीं हैं, जबकि उत्तराखंड के नए रेल मार्ग साम्राज्य महत्व को आपने उत्तराखंड राज्य की चीन सीमा पर राष्ट्र हित की अनदेखी की है। आपने इसका संज्ञान नहीं लिया है। उत्तराखंड राज्य के सीमांत क्षेत्रों से हो रहा पलायन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है। वहां का विकास होना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है कि राज्य में रेल का विस्तार किया जाए। सभापति महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि चीन ने भारतीय सीमा से लगे तिब्बत की राजधानी लासा में ट्रेन पहुंचा दी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 16,440 फुट तंगुला दर्रे में रेलवे स्टेशन बना दिया है और सीमा पर सड़क व एयरपोर्ट भी बना दिया गया है। मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार होना वहां रेल के विकास के लिए व्यवधान नहीं होगा। यदि ऐसा है तो एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत होगी। राज्य में रेल संबंधित परियोजनाओं को स्वीकार करने एवं धन दिए जाने हेतु इस बजट में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री हरीश रावत जी कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं। उत्तराखंड एक नवोदित विशेष श्रेणी प्राप्त राज्य होने के कारण राज्य नई रेल परियोजनाओं में अंशदान देने में असमर्थ है तथा राज्य के लोगों को राज्य में रेल के विकास की बहुत आशाएं थी, लेकिन आपके द्वारा राज्य के लोगों को बहुत निराश किया है। आपने राज्य की रेल परियोजनाओं की अनदेखी की है, जिसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राज्य के विकास पर पड़ना स्वाभाविक है। राज्य के विकास पर बुरा प्रभाव न पड़े, इसके लिए राज्य में रेल का विस्तार होना अति आवश्यक है। चेयरमैन सर, मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र निवेदन है और आग्रह भी है कि पूर्वाग्रहों को त्याग कर राज्य के लिए सामरिक दृष्टि के महत्व को देखते हुए उत्तराखंड राज्य की टनकपुर घाट, बागेश्वर, रामनगर, चौखुटिया, गैरसैंण, मुजफ्फरनगर, रुड़की सीमा रक्षा हेतु टनकपुर जौनजीबी रेल मार्ग, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा, टनकपुर एवं सहारनपुर, विकासनगर, देहरादून, काशीपुर, धामपुर रेल मार्ग, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग मार्ग के निर्माण हेतु धन उपलब्ध किया जाए। लक्सर, रुड़की, हरिद्वार से देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण, मुरादाबाद से रामनगर तथा रामनगर से काठगोदाम रेल लाइनों का दोहरीकरण के साथ विद्युतीकरण हेतु धन आवंटित करें। सर्वे पूर्ण हो चुके हैं। रेल मार्गों के निर्माण की स्वीकृति और धन दिया जाए। दिल्ली से कोटद्वार जाने के लिए गजरौला में लोगों को 8 घंटे से अधिक समय लगता है, इसलिए कोटद्वार के लिए मेरठ, मवाना, बिजनौर, नजीमाबाद रेल निर्धारित किया जाए, रेल मार्ग निर्धारित किया जाए। इसी प्रकार दिल्ली से देहरादून एवं काठगोदाम रामनगर हेतु तीव्र गति रेल काठगोदाम से लखनऊ, मुंबई एवं देहरादून के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी हेतु फास्ट रेल
दिल्ली से रामनगर हेतु एक फास्ट रेल आदि सुविधाओं की नितांत आवश्यकताओं को देखते हुए रेल बजट में इन्हें सम्मिलित करने हेतु आपके माध्यम में इस महान सदन के माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री विजय गोयल जी। सभापति जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि रेल बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। 26 फरवरी को रेलवे बजट आया था। आज 12 दिन बाद रेल बहस पर शुरुआत हो रही है और मैं समझता हूं इतने दिनों में सबने खंगाल लिया होगा कि रेल बजट इस बार का कैसा आया है। मैं सभापति जी ये कहना चाहता हूं कि इस साल रेलवे बजट में लोगों ने बहुत उम्मीदें रखी होंगी, किंतु इन उम्मीदों के साथ एक नया सुधारवादी मंत्री आया है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पुराना बहुत अच्छा है और उसने रेलवे मंत्रालय संभाला और हमारे प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री के बारे में कहा कि वो इंजन ऑफ ग्रोथ है, वो विकास का इंजन है। और मैं समझता हूं कि उसने अपने बजट से, रेल बजट से प्रमाणित भी करने की कोशिश की है जी। लोगों को ये लगता है कि क्या रेलवे में भी किसी तरह का कोई चमत्कार हो सकता है। जो रेल पिछले सालों में दूसरे राज्य में बिल्कुल बीमार हो गई थी, जिसकी हालत खराब हो गई थी, जिस रेलवे के अंदर नुकसान इकट्ठे हो गए थे, जिस रेलवे का परिचालन मुश्किल हो गया था, क्या उसमें कोई चमत्कार हो सकता है। रेलवे की स्थिति बहुत खराब इस सरकार को मिली है। यह बड़ा उलझा हुआ संगठन है और अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज रेलवे प्रणाली के समक्ष बहुत मुख्य चुनौतियां हैं, बहुत प्रमुख चुनौतियां हैं। आंतरिक क्षेत्रों का एक बड़ा भूभाग रेलवे कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अभी तक रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, उनको रेल से कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है। रेल से हम उम्मीद करते हैं कि वो एक कमर्शियल एंटरप्राइज की तरह काम करे, एक वाणिज्यिक उपक्रम की तरह काम करे, किंतु साथ साथ वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज कल्याणकारी की तरह भी उससे काम करने की उम्मीद की जाती है जी। अध्यक्ष महोदय, प्रति किलोमीटर जो रेलवे की हानि पिछले के सालों के अंदर 2001 के अंदर 10 पैसे प्रति किलोमीटर थी, वो आज बढ़कर 23 पैसे किलोमीटर हो गई है। ये एक रेलवे मंत्री के सामने बड़ी चुनौती हो गई है। जो माल भाड़ा था, जो फ्रेट के कारण रेलवे के अंदर इनकम आती है, उस इनकम के अंदर भी रेल के हिस्से में बहुत बड़ी पिछले सालों के अंदर कमी आई है। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, पिछले 30 वर्षों में जो अभी हमारे साथी बोल रहे थे, उत्तराखंड में ट्रेन नहीं दी, यहां ट्रेन नहीं दी, तो इस छोटी सोच के कारण नहीं, बल्कि पिछले सालों के अंदर जो योजनाएं घोषित कर दी गई और ऐसी योजनाएं घोषित कर दी गई जिनकी पूरी होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती थी, ऐसी 1,57,800 करोड़ रुपए की 674 परियोजनाओं में से केवल 317 परियोजनाओं को पूरा किया जा सका है। यह एक रेल मंत्री के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो पुरानी परियोजनाओं को कैसे पूरी करेंगे। और मैं समझता हूं सभापति जी, रेलवे मंत्री के समक्ष और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जी, और मैं इसलिए रेल बजट के लिए प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। बधाई सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सत्तारूढ़ दल का सदस्य हूं, बल्कि एक देश का सामान्य नागरिक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये बधाई दे रहा हूं कि इतने वर्षों के बाद किसी सरकार ने ऐसा बोल्ड और प्रैक्टिकल रियलिस्टिक बजट दिया है। इसके लिए मैं अपने रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं जी। अध्यक्ष महोदय, हम में से बहुत से लोगों को बहुत सुविधाएं हैं, इसलिए हमें लोगों की समस्याओं का पता नहीं चलता। हमको बैठे बिठाए एमपीस को टिकट मिलती है, हम सीधा सफर करते हैं, वहां हमारा देख रेख करने वाले बहुत लोग होते हैं, और मैं समझता हूं कि अगर हमको उन सब समस्याओं का सामना करना पड़े जो एक आम आदमी सामने अपना समस्याओं को जूझ रहा है, तो मैं समझता हूं हम ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पर कह सकेंगे। आज हमारे सामने एक ऐसा रेल मंत्री बैठा है जिसने रेल बजट प्रस्तुत करने से पहले शायद पानी कितने स्टेशनों का भ्रमण किया होगा,
कितने रेलवे कर्मचारी और रेलवे अफसरों से बात की होगी, कितने जाके रेलवे की कैंटीन को देखा होगा और कितने जाके कोचेस के अंदर वो बैठे होंगे कि रेल के आम आदमी की जरूरत की क्या चीजें हैं उसका एहसास किया जा सके। इसलिए मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। एक जमीन से जुड़ा हुआ विजनरी रेलवे मंत्री आज आया है जिसने रेल को गति देने के लिए फैसले किए हैं। उन्होंने कहा है कि कामों एवं निर्णयों का वे विकेंद्रीकरण करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में भले ही कोई नई रेलगाड़ी की कोई घोषणा नहीं की हो जिसके कारण तालियां नहीं बजी हो पूरे सदन के अंदर, क्योंकि हमने देखा है पिछले जब रेल मंत्री बजट प्रस्तुत किया करते थे तो जिस स्टेट की वो रेल की घोषणा करते थे उसके सांसद ताली बजा दिया करते थे और जिनकी घोषणा नहीं होती थी वो वहीं खड़े हो जाया करते थे। किंतु इस समय जो रेल मंत्री ने बजट दिया है उस बजट में उन्होंने एक विजन ये रखा है कि मुझे रेल को पहले पटरी के ऊपर लेके आना है, पहले मुझे रेल का परिचालन ठीक करना है, पहले मुझे पिछली परियोजनाओं को पूरा करना है, उसको गति देनी है और एक आम जो यात्री है उसको किस तरह से सुविधाएं दें, इसकी बात रेल मंत्री ने की है। इसलिए चाहे बजट में कोई रेलगाड़ी शुरू करने की घोषणा नहीं की हो, किंतु देश के रेलवे ढांचे को बुलेट गति से बनाने का रोड मैप इस बजट के अंदर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, रेलवे से हमारे प्रधानमंत्री जी का बचपन का संबंध रहा है, उसपे उनकी अनेक यादें जुड़ी हुई हैं। 8 नवंबर 2014 को उन्होंने वाराणसी के रेल कर्मियों की सभा में कहा था कि बचपन से ही मेरा नाता रेलवे से रहा, रेलवे स्टेशन से रहा, रेल के डिब्बे से रहा, रेल के यात्रियों से रहा और कल मैं यहीं रेलवे के परिसर में ठहरा हूं। चारों तरफ रेलवे के माहौल ने मुझे मेरे बचपन से जोड़ दिया है। ऐसे प्रधानमंत्री के रहते हुए रेल बजट की कैसे उपेक्षा की जा सकती, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं रेल मंत्री को कि उन्होंने कोई भी यात्री का किराया का बढ़ावा नहीं किया। हमारे भाई ने शायद गलती से यह बोल दिया कि पैसेंजर भाड़े में बढ़ावा किया गया है, किंतु एक भी पैसा रेल के किराए में बढ़ा नहीं गया। किंतु विपक्ष अगर क्योंकि बढ़ाया नहीं तो वो कहता है किराए में कमी क्यों नहीं करी जाके जी। आज कितनी कठिनाई से रेलें चल रही हैं इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस रेल बजट में बढ़ाया तो नहीं, मैं रेलवे को एक सोशल एंटरप्राइज सामाजिक उद्यम मानता हूं। इन उद्यमों में जहां एक और बाजार में प्रतिस्पर्धा में रहने की आवश्यकता है, वहीं अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना भी इस रेलवे का काम है, हमारी सरकार का दृष्टिकोण है। आजादी के बाद ज्यादातर रेल बजट, शायद 50 से ज्यादा रेल बजट यहां पर कांग्रेस की और दूसरी सरकारों ने प्रस्तुत किए होंगे और रेल मंत्री भी जो रहे वे भी मैं समझता हूं उनका ज्यादा दृष्टिकोण रेलवे की तरफ कम और राजनीति की तरफ ज्यादा रहा है जी। इसलिए आज हम देश के किसी भी हिस्से में जाएं और प्रदेश का भ्रमण करें, पूर्व से पश्चिम में जाएं, उत्तर से दक्षिण के अंदर जाएं, बिना रेल की कनेक्टिविटी के गुजारा नहीं है। ऐसी रेलवे के ऊपर रेल मंत्री ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद कवि रहे हैं और आप इस पर भी कविता कह सकते हैं कि जहाज और रेलवे के अंदर क्या फर्क है जी। एक जहाज है जो जोड़ता नहीं, रेलवे जोड़ती है। रेलवे के डिब्बे में जैसे ही आप बैठते हैं वैसे ही आपकी बोलचाल शुरू हो जाती है, खान पान शुरू हो जाता है, हेलो हाय शुरू हो जाती है और फिर आप यात्री से पूछते हैं, आप खुद लखनऊ जा रहे हैं, ट्रेन भी लखनऊ जा रही है, सामने वाले अपने यात्री से पूछते हैं आप कहां जा रहे हैं और वो भी कहता है मैं भी लखनऊ जा रहा हूं। दोनों को पता है, किंतु बातचीत शुरू करने का एक अंदाज है। उसी तरीके से अगर आप हवाई जहाज में बैठे तो हवाई जहाज में पड़ोसी से बात नहीं करता, दोनों अखबार को लेके बैठते हैं। इसलिए भी रेलवे की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि रेलवे जो लाखों करोड़ों लोग यात्रा करते हैं उसके अंदर रेलवे जोड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जानकर हैरानी हुई मुझे तो कम से कम ये आंकड़ा नहीं पता था कि जहां हवाई जहाजों में 6 करोड़ लाख लोगों ने 2014 के अंदर यात्रा की और वहां रेलवे के अंदर जो यात्रा करने वालों की संख्या है वो 625 करोड़ है। 625 करोड़ है। लगभग हर रोज 2.3 करोड़ लोग ट्रेनों के अंदर सफर करते हैं। इतनी बड़ी रेलवे का नेटवर्क जो है हमारा, वो नेटवर्क गांवों को शहरों से, शहरों को शहर से बल्कि जोड़ता ही नहीं बल्कि हर भारतीय को दूसरे भारतीय से जोड़ता है। एक दिन में
2 करोड़ से ज्यादा लोगों का सफर करना, ऐसी रेलवे को एक सुदृढ़ हाथों में दिया गया है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को। रेल वास्तव में यात्रा करने वालों को भारत दर्शन कराता है। अध्यक्ष महोदय, भले ही अंग्रेजों ने इस रेल को 1853 के अंदर पूरा पहली ट्रेन चली होगी, आज 162 साल हो गए हैं इस ट्रेन को, और भारतीय रेल न केवल देश के आर्थिक सहयोग में सहयोगी है, बल्कि देश को जोड़ने में विख्यात है जी। अध्यक्ष महोदय, आज रेल मंत्री को उन 15 लाख कर्मचारियों की तरफ देखना है जो 15 लाख कर्मचारी इस रेलवे के परिचालन में अपना सहयोग करते हैं और 625 करोड़ लोगों को एक साल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह के अंदर ले जाते हैं। यह 162 वर्ष पुरानी रेल में 65,808 किलोमीटर में पटरियां बिछी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय अंग्रेज थे उस समय 53,596 किलोमीटर रेल की पटरियां बिछी थी। मुझे हैरानी है, उसके बाद केवल दूसरे जो सरकारें रही उसमें केवल 11,000 किलोमीटर पटरियों के बिछाने का काम हुआ। रेल मंत्री ने आज अपने बजट में कहा है कि वो और अधिक पटरियों को बिछाएंगे और देश में जहां कनेक्टिविटी नहीं है उसको जोड़ेंगे। 7,481 मालगाड़ियां जो रेलवे की इनकम के लिए काम आती हैं, उसमें भी एक नया दृष्टिकोण रेल मंत्री ने दिया है। ये रेलवे 1,000 मिलियन टन से ज्यादा माल ढो रही हैं। एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और एशिया ही क्या, मैं कहूंगा विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क शायद रेलवे है जी। अध्यक्ष महोदय, जिस समय पुरानी सरकारों ने हमको विरासत में क्या दिया, एक बार उसको ध्यान कर लीजिए आप। बिना टिकट 208 लाख लोग रेलों के अंदर हर वर्ष बिना टिकट यात्रा के अंदर यात्रा करते नहीं है, पकड़े जाते हैं जाके जी। अब मुझे नहीं पता रेल मंत्री जी किस तरीके से सिस्टम को बिठाएंगे कि जिससे कि रेलवे की इनकम बढ़े और जो लोग बिना टिकट यात्रा करके कानून को तोड़ रहे हैं उनको रोका जा सके। 2013-14 में करीब 688 करोड़ की वसूली इन बिना टिकट यात्रियों से की गई है। तो मैं समझता हूं अभी और बहुत से ऐसे यात्री होंगे, ऐसे लोग होंगे जो रेलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और टिकट ले नहीं रही हैं जी। और रेलवे में समय पालन का देखें पिछले सालों के अंदर, तो 2 मालगाड़ियों के अंदर ही अगर आप देखें मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को, तो 83% का समय पर परिचालन नहीं है, जिसको रेल मंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है उसको ठीक करने के लिए जी। रेलवे के टेंडरों से बहुत बड़ा आय है जहां पर मैं समझता हूं इतना बड़ा माफिया सक्रिय है कि अभी भी उसको संभाला गया तो बहुत बड़ी इनकम रेलवे से हो सकती है जी। सभापति जी, पिछले सालों के अंदर 117 ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें से फ्रेट ट्रेन 29 थी और पैसेंजर ट्रेन 88 थी। इनमें से 3 एक्सीडेंट सब अटैच के थे। इन 117 ट्रेन में 106 मनुष्य की गलती के कारण थे। वो सब भी मैं समझता हूं रेल मंत्री ने अपने बजट के अंदर लिया है, और जिसके अंदर उन्होंने रेलवे अंडरब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज की बात की है, जिसके कारण एक्सीडेंटों को भी बहुत संख्या से कमी किया जा सके जी। हम कितनी बातें भी करें अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश जहां बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं, वहीं भारतीय रेल अभावों और दुर्घटनाग्रस्तों से ग्रस्त है, जो रेल मंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है। पर मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, उनका बजट एक विकासोन्मुखी है। किसी भी मंत्रालय का बजट नहीं आता, केवल रेल का बजट आता है। इसकी महत्ता इससे ही पता लगती है जी। रेलवे के सुधार के लिए अध्यक्ष महोदय बहुत सहमतियां बनी जाके जी, पर मैं समझता हूं उन सहमतियों का भी पिछली सरकार ने किसी प्रकार से उनकी रिपोर्टों के अंदर अमल नहीं किया जी। 1960 में कुंजरू समिति, कोई रिपोर्टों में अमल नहीं हुआ। 1968 में वांचू समिति, 1978 में सीकरी समिति बन गई, 1998 में खन्ना समिति बन गई, और अभी 2011 में सामने विपक्ष की सरकार जब थी तो उन्होंने काकोडकर समिति बनाई थी, और देश के भीतर सुरक्षा की चिंता करने वाली इस काकोडकर समिति की रिपोर्ट पर भी कुछ नहीं हुआ। जबकि इस समिति की रिपोर्ट ने कहा था कि 5 सालों में सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षा उपायों में एक बड़े बजट की आवश्यकता है। मैं समझता हूं रेल मंत्री के सामने यह बड़ी चुनौती है, और उसमें इन्होंने बजट का इसके अंदर ध्यान दिया है।
पित्रोदा समिति ने भी रेल के आधुनिकीकरण की बात की थी, उसको भी ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया। मैं समझता हूं रेल मंत्री उसकी रिपोर्ट को भी देखेंगे। सच बात तो यह है अध्यक्ष महोदय कि भारतीय रेल राजनीति की भेंट चढ़ती रही है जी। इससे ज्यादा चिंता की बात क्या हो सकती है कि आज जो सरकार अभी अभी बनी है उसको छोटी छोटी चीजों की चिंता करनी पड़ रही है, जैसे रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी, प्लेटफॉर्म का शेल्टर, शौचालय की व्यवस्था, गलियारों की भीड़ कम करना, साफ सफाई की व्यवस्था। और मैं बधाई देना चाहता हूं रेल मंत्री को, जिन्होंने अभी, अध्यक्ष जी मेरे पास अभी बड़ा समय है, मेरी पार्टी के पास भी बहुत समय है, सबको बांटेंगे तो ये अभी बांट लिया हमने। तो इसलिए साफ सफाई और स्वच्छता के ऊपर इस सरकार ने और रेल मंत्री ने बहुत ध्यान दिया है। मैं सुरेश प्रभु को ध्यान देता हूं, पूछ रहे थे प्रभु कैसे बजट को लाऊंगा, और आज मैं बधाई देना चाहता हूं प्रभु तुम्हारा बजट पास हो गया। सब लोगों ने खुले मन से उसकी प्रशंसा की है। आप देखिए हिंदुस्तान हिंदी अखबार कहता है कि इसकी बारीकियों पर ध्यान दिया गया है बजट की। सहारा अखबार अपने एडिटोरियल में कहता है रेल व्यवस्था को प्रोफेशनल अंदाज में पहली बार ढालने की इजाजत की कोशिश की गई है। दैनिक जागरण कहता है एक अरसे बाद रेलवे का बजट ऐसा आया है जो कि रेलवे पर आधारित है, ना कि उसके जरिए की जाने वाली लोक लुभावन राजनीति के ऊपर। और नवभारत टाइम्स कहता है एक ऐसा बजट जो ना तो लोक लुभावन जिसमें घोषणा है और ना ही जनता पर बोझ बढ़ाने की कोई नीति है, कसा हुआ बजट है। मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री की हमेशा कोशिश रही है कि रेलों का सुधार और विकास होना चाहिए जी, तभी तो इतना अच्छा बजट दे पाए हैं जी। मैंने उनको काम करके देखा है, प्रभु जी को पूरे विस्तार से गहराई तक जाते हैं, और उन्होंने जहां भाड़े में एक पैसे की वृद्धि नहीं कही, वहां बजट में नई गाड़ियां ना चलवा कर भी इस बात की वाहवाही लूटी है कि लोक लुभावन बजट की तरफ उन्होंने कदम नहीं बढ़ाए हैं। रेल यात्री के किराए में तो बढ़ोतरी नहीं, और योजना परिवहन में उन्होंने 1 लाख करोड़ का प्रस्ताव जो है 52% वृद्धि के साथ प्रस्तुत किया है। मैं उसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। 24% आवंटन करके जो उन्होंने विद्युतीकरण पर ध्यान दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें तेज गति से चलेंगी, लोग अपने स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेंगे, यह बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष महोदय, इससे यातायात की मांगों को पूर्ति की जा करेगी, वहां दूसरी तरफ राजस्व की भी वृद्धि होगी जी। 1330% बढ़ोतरी नए रूट किलोमीटर के लिए की गई है। यह कोई छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें ज्यादा से ज्यादा तेज गति से चली जाएं, ज्यादा यात्री ढोएं, ज्यादा पैसा आए और यात्रियों को भी संतोष मिले। यह इस सरकार का मोटो है। इस बजट में सबसे बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात यह है जो रेल मंत्री जी ने कही है, जिस पर ध्यान देने की बात है कि रेगुलेशन मैकेनिज्म तय किया गया है और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो सेट करेगा, जिसके पर लाइसेंसी, प्राइवेट पार्टनर और मंत्रालय के बीच ये झगड़े भी सुलझाएगा। अध्यक्ष महोदय, टेंडरों के अंदर ई टेंडर व्यवस्था की गई है। जितनी भी भ्रष्ट व्यवस्था चल रही थी रेल मंत्रालय में पिछली सरकारों में, उसको खत्म करने के लिए ई टेंडरिंग की उन्होंने व्यवस्था की है। इसके लिए भी मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया है। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता का नारा दिया है, उसको रेलवे ने सबसे पहले शुरुआत की है और सफाई की राशि में 40% अधिक की वृद्धि की है। 650 स्टेशनों पर नए शौचालयों की व्यवस्था करना, जिसके कारण आम पैसेंजर को, आम यात्री को परेशानी रहती थी, और जबकि बार केवल 120 टॉयलेट थे, इस साल 650 नए टॉयलेटों की व्यवस्था की गई है। सभापति जी, अच्छी बात यह है कि 17,388 टॉयलेट्स को बायो टॉयलेट्स में बदलना नहीं है, पहले बदल दिए गए हैं, और इसके अलावा 17,000 टॉयलेट्स को अगले साल और बायो टॉयलेट्स में बदलने की बात की जा रही है। स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत, यह रेल बजट का सबसे बड़ा नारा है। मंत्री जी ने भी एक नया डिपार्टमेंट बना दिया है, जिसका काम केवल ट्रेनों की सफाई और स्टेशनों की सफाई का काम है, और जो वेस्ट कूड़ा करकट है उसका भी उपयोग हो, इसका भी इंतजाम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री जी ने ध्यान दिया है, एक आदमी अगर यात्रा पे निकलता है तो उसके घर से लेकर और वो यात्रा करने के बाद जब अपने घर तक पहुंचेगा, तो उसके बीच में उसको जो जो असुविधाएं हो रही थी, उनको सुविधा में बदलने का काम
सुरेश प्रभु मंत्री जी ने किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उनकी सोच देखिए कि रेलवे स्टेशन से किस तरह से कनेक्टिविटी होगी, किस तरह से रेलवे की भीड़ भाड़ को कम किया जाएगा। हमारे 4 महीने पहले आज आप एडवांस टिकट बुक करा सकते हैं, जो पहले 2 महीने था। ऑपरेशन 5 मिनट्स, यदि आपने टिकट नहीं ली है तो आप 5 मिनट के अंदर टिकट खरीद सकते हैं। रिटायरिंग रूम की ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। और तो और 24/7 138 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। सुरक्षा से संबंधित के लिए 182 नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। खाने पीने के सामान तक को आप अपनी सुविधा से ले सकते हैं। आपको बिरयानी खानी है तो बिरयानी खाइए, आपको रोटी खानी है तो आप रोटी खाइए। और मोबाइल फोन चार्जिंग की भी सुविधा दी है। एक कैटेगरी के स्टेशनों पर वाईफाई की वृद्धि दी गई, सुविधा दी गई है, यह भी अपने आप में बड़े हैं। सुरक्षा के लिए उन्होंने कैमरे लगाए हैं ताकि महिलाओं को और सुरक्षा मिल सके। ट्रेनों और सफाई के लिए मैंने पहले ही बताया, और इसके साथ साथ लिफ्ट और एक्सीलेटर भी लगाए हैं। अध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं, किसानों के लिए किसान यात्रा करके स्पेशल पैकेज बनाने की बात हमारे रेल मंत्री ने की है। उद्योगों के लिए, माल ढुलाई के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें हो रही हैं। मंत्री जी कह रहे थे कि आप जिस समय आप कोल का बिल पास करेंगे, जिस समय आप माइन एंड मिनरल्स का बिल पास करेंगे, और जिस समय ये सब और काम शुरू हो जाएंगे, और जब मेक इन इंडिया होगा, और जब लैंड एक्विजिशन का बिल पास होगा, तो देश के अंदर जो व्यवस्था बनेगी, तो आप समझ लीजिए अच्छे दिन आ जाएंगे। और रेलवे को भी ढुलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है सामान मिलेगा। जब अर्थव्यवस्था ठीक होती है तो रेलवे की को भी अच्छा, उसमें से फ्रेट में अच्छी कमाई करने का अवसर मिलता है। देश की व्यवस्था तब तेजी से दौड़ती है। रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ग्राहक और माल ढुलाई है जाके। अध्यक्ष महोदय, सारे यात्री जो 21 मिलियन हैं, उनको 30 मिलियन तक ले जाने तक का 5 साल में पहुंचाने का इस बजट में लक्ष्य बनाया गया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं जी। रेल पटरियों में 20% का इजाफा करके 138,000 किलोमीटर तक 5 साल में ले जाने की बात बजट में की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने कहना हूं, राज्य सरकारों के लिए भी सब राज्यों में गेज कन्वर्जन की बात की गई है। रेलवे ओवर और अंडर ब्रिज एक नहीं, जितने भी उन्होंने कहा है वो सब के सब सरकार ने कहा है कि हम इसको 5 साल के अंदर समाप्त करके दिखाएंगे जी। और इनको मॉनिटर करने के लिए संसद सदस्यों की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटीज बनेगी। मैं समझता हूं मंत्री जी ने, इसमें एक सवाल उठता है, बजट में पैसा कहां से आएगा। मंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी घोषणा की है कि LIC ने उनके साथ 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एक पैक्ट किया है, जिसके कारण वो रेलवे के अंदर वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उसके लिए जी। 42% केंद्र सरकार बजटरी सपोर्ट और फाइनेंस मिनिस्ट्री से सेस से लेगी, 34% मार्केटिंग बॉरोवर से लेगी, 18% इंटरनल सोर्स से लेगी। मैं अध्यक्ष महोदय, खाली निवेश करने की बात नहीं है, रेलवे के काम में गुणवत्ता की बहुत जरूरत है। सफाई में, पंक्चुअलिटी में, यात्रियों की सुरक्षा में, क्वालिटी ऑफ टर्मिनल्स में, क्वालिटी ऑफ फूड में, यात्रियों की सुविधाओं में, खान पान के ध्यान रखने में, टिकट मिलने में आसानी में, माल को सुरक्षित पहुंचाने में, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में, ट्रांसपेरेंसी में। और मैं समझता हूं इस बजट के अंदर मंत्री जी ने इन सब चीजों का ध्यान रखा है। रेलवे को कमर्शियल एंटरप्राइज की तरह कमाना है और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना है। यह अध्यक्ष महोदय पहले मैंने बताया इसका नारा है जी। पिछले 60 सालों में रेलवे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपकी जमीनें जगह जगह पर पूरे देश के अंदर हैं, जो जिन पर कब्जे हो रहे हैं, जिनको एनक्रोच किया जा रहा है, उनको हटाने की जरूरत है। और कहीं कहीं ऐसी जगह जमीनें हैं जिनको रेलवे की उनको जरूरत नहीं है, वो रेलवे एक्सचेंज कर सकती है या उनका कमर्शियल यूटिलाइजेशन कर सकती है। इसी तरीके से रेलवे के जो पूरे देश के अंदर गेस्ट हाउस हैं, वे केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए जब उपयोग होते हैं तो बहुत साल में बहुत दिन खाली रहते हैं, उनका भी कुछ उपयोग किया जा सकता है। काकोडकर समिति ने कहा था हर साल 15,000 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत होती है जी। वर्ष 2002 में दुनिया में जो 50 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई, उसमें 14 भारत में हुई थी, इसलिए इसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा, देश के इस बजट में समाज के सब वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है। इसमें देश के आम लोगों के लिए है, रेलवे की स्वच्छता के लिए है, किसानों के लिए है, उद्योगों के लिए है, रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा के लिए है, पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के लिए है, यात्रियों की सुरक्षा के लिए है, यात्रियों की सुविधाएं के लिए है, रेलवे के स्टाफ के लिए है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, महिलाओं के लिए है,
युवाओं के लिए है, टेक्नोलॉजी का उपयोग है, राज्य सरकारों के लिए है, संसाधन जुटाने के लिए है। यदि बजट में कुछ नहीं है तो वो ये नहीं है कि विपक्ष के आलोचना के लिए इसमें कुछ नहीं है। इसलिए मैं इन रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विपक्ष के लिए इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। और पहला मैंने रेलवे बजट देखा जिसमें अगले दिन अखबारों के अंदर सब अखबारों ने उसकी वाहवाही की थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अनुरोध है मंत्री जी से, जहां जहां भी पर्यटक स्थल हैं, जहां जहां भी लाखों की संख्या में लोग, चाहे वो धार्मिक या वो पर्यटन के क्षेत्र हैं, वहां वहां पर ट्रेनें रुकनी चाहिए। पिछले दिनों में मेहंदीपुर बालाजी गया था। उस मेहंदीपुर बालाजी के अंदर लाखों लोग हनुमान जी के भगत वहां पर जाते हैं और वहां पर दर्शन पाते हैं। और मैं समझता हूं कि वहां पर ट्रेन नहीं रुकती है। अगर रेल मंत्री बांदी कुई के ऊपर और ऐसे अन्य स्थानों के ऊपर जहां पर कि लाखों लोग जाते हैं वहां पर ट्रेन रुकने की व्यवस्था करें तो मैं समझता हूं कि उससे यात्रियों को और भक्तों को और पर्यटकों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, प्रभु पर बहुत कृपा है जी। प्रभु की, इस ऊपर वाले प्रभु की नीचे वाले प्रभु पर बहुत कृपा है और मैं समझता हूं उसको काम में जरूर सफलता मिलेगी। और मैं समझता हूं इस रेलवे बजट के साथ अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत रेलवे मंत्री को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती कनकलता सिंह। मुझे अपनी बात कहने का और सुझाव देने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं माइक नहीं काम कर रहा है, माइक पे आ जा। इसके लिए मैं अपना आभार सीट ठीक है, सीट ठीक है, सीट जहाँ से बोल रहे हैं। आदरणीय उस सभापति महोदय, आज आपने रेल बजट पर मुझे अपनी बात कहने का और सुझाव देने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। आभार प्रकट करती हूँ अपने आदरणीय नेता आदरणीय प्रोफेसर साहब की, जो मुझे आज समय दिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि जो आपने रेल बजट प्रस्तुत किया है उससे देश का आम आदमी बहुत निराश हुआ है। इस देश का मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग ही तो इस सरकार के शिल्पी हैं। उन्होंने ही तो भाजपा की इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी, लेकिन इस बजट से इस वर्ग के साथ आपने वफादारी नहीं निभाया। रेल बजट में जिन रूटों पर रेल यात्रियों की भारी भीड़ होती है, उसके बावजूद उन रूटों पर नई ट्रेनों के संबंध में कोई नई रेल चलाने की घोषणा आपने नहीं की। महिला सुरक्षा को लेकर ठोस उपाय की बात न होने से रेल बजट महिलाओं के लिए भी सकारात्मक नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आती हूँ। यह क्षेत्र कई मायनों में पिछड़ा हुआ है। इस इलाके में रोजगार के बहुत सीमित अवसर हैं और यह बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है। इसलिए यहाँ के अधिकांश गरीब लोग रोजगार की तलाश में देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर तक अन्य शहरों में जाते हैं। यहाँ के लोगों को आपसे बहुत आशा थी। उनकी यात्रा को आरामदेह, सुगम और सस्ता बनाने के लिए अवश्य ही उनकी आवश्यकता और पहुंच के अनुसार आपने एक्सप्रेस गाड़ियां नहीं चलाए, लेकिन आपने उनकी आवश्यकता को नकारते हुए इस इलाके के लोगों के लिए नई गाड़ियों की घोषणा न करके उनके साथ आपने ठीक बर्ताव नहीं किया। माननीय ये लोग अच्छे दिनों के इंतजार में बैठे हुए हैं। माननीय मंत्री जी, आपको प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ेगी कि किन इलाकों में यात्री ट्रेनें और किन इलाकों में मालगाड़ियां चलानी है। माननीय मंत्री जी, रेल हमारे पुरखों की दी हुई धरोहर है और आम आदमी की आवश्यकता है। हमारे पुरखों ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमारी भविष्य की संतानें इस धरोहर को देश तथा दुनिया के पूंजीपतियों के हवाले करने की काम करेगी।
रेल देश के लोगों की सुविधा है और साथ ही देश की अखंडता और एकता की धुरी भी है। रेल देश के तमाम इलाकों और जनता को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि पूर्वांचल में रेलवे द्वारा जो वर्षों से घोषणाएं की गई हैं वो सब अधूरी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को यह आशा थी कि रेल मंत्री बौद्ध पर्यटन को देखते हुए लंबे समय से चली आ रही बौद्ध तीर्थ स्थलों को रेल लाइन से जोड़कर मांग को पूरा करेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बौद्ध पर्यटकों के लिए बुद्ध के जन्म स्थल कपिल वस्तु और निर्वाण स्थल कुशीनगर सहित उनके प्रथम दीक्षा के उद्बोधन स्थान सारनाथ वाराणसी को रेल पथ पर लाकर विकसित करेंगे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध प्रयास करेंगे। एशिया के अरबों बौद्ध धर्मावलंबियों को उनके तीर्थ स्थल तक रेल लाइन पहुंचाकर उत्तर प्रदेश में पर्यटन सुविधा मुहैया कराकर देश में पर्यटन के माध्यम से विकास का रास्ता प्रशस्त किया जा सकता था, पर इस रेल बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। माननीय मंत्री महोदय, कहने को तो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म विश्व स्तरीय है, पर यह सिर्फ कहने भर को है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिससे हम विश्व स्तरीय होने का घमंड कर सके। दूर दराज से आने वाले गरीब यात्रियों की सुविधा के लिए रेल बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। गरीबों की पूरी तरह उपेक्षा हुई है। भीड़ वाले रूटों पर जनरल क्लास के डिब्बों में खड़े होने की जगह नहीं होती है। जनरल क्लास के यात्री, जिसमें महिलाएं बच्चे भी होते हैं, वह मुश्किल डिब्बों में घुस पाते हैं। माननीय उपसभापति जी, आम आदमी की बात यह सरकार करती है। आम आदमी एसी डिब्बे में नहीं चलता है, वह जनरल डिब्बों में चलता है। क्या किसी रूट पर जनरल डिब्बा बढ़ाने का कोई प्राविधान है? इस बजट में आप कहते हैं कि वेटिंग लिस्ट को देखकर डिब्बे बढ़ा दिए जाएंगे। मैं कहती हूं कि जहां वेटिंग लिस्ट का प्राविधान ही नहीं है, वहां जनरल क्लास में किस प्रकार आप डिब्बे बढ़ाएंगे? गरीब यात्रियों के लिए कोई सुविधा इस रेल बजट में नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी इस रेल बजट में हुई हैं। बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, क्या रेल मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जो यात्री जनरल डिब्बे से स्लीपर क्लास में यात्रा करने की स्थिति में नहीं है, वह बुलेट ट्रेन पर कैसे चढ़ेगा जब उसका जेब अलाउड ही नहीं करेगा? क्योंकि बुलेट ट्रेन का किराया हवाई जहाज के किराए से कम नहीं होगा और जनरल क्लास के यात्री यदि भविष्य में बुलेट ट्रेन की यात्रा कर सकते हैं तो आज उस किराए में हवाई जहाज से भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ना तो आज अच्छी है और ना बुलेट ट्रेन आने के बाद भी यह सरकार अच्छी करना चाहती है। उनको तो समाज के मुख्य धारा से यह सरकार दूर करने की नीति पर काम कर रही है। आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर विचार किए बिना ही आम आदमी को बुलेट ट्रेन पर यह सरकार बैठा रही है। माननीय मंत्री जी, यह बात आपके चुनावी नारे से मेल खाती है। अच्छा दिन आपकी बातों में दिख रहा है, पर यह साकार होगा कि आम आदमी को क्या राहत देगा, इस पर मुझको शंका है। यह आम आदमी का बजट नहीं है, यह माननीय मोदी जी का चालीसा है। आपने रेलवे के विकास के लिए कोशिश किया है अधिक से अधिक प्राइवेट पार्टनर्स को इसमें खेलने का मौका मिले, जो अंतः पूंजीपति घराने के हित में होगा। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से कहना चाहती हूं कि आपने कहा है कि हम संसाधन जुटाएंगे और रेल का विकास करेंगे, पर संसाधन कहां से आए और कैसे जुटाएंगे इसके बारे में आपने कुछ साफ नहीं कहा है। सरकार के कामकाज का यदि यही तरीका और गति रही तो रेलवे, जो देश की लाइफलाइन कहलाती है, उसका हाल बुरा होने वाला है। देश की जनता से जब यह पूछा जाता है कि रेलवे में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, तो जनता का कोई आदमी बुलेट ट्रेन की चर्चा माननीय मंत्री जी नहीं करता है, सिवाय इस सरकार के। इसलिए मेरी मांग है कि राज्य
सत्ता का फोकस आम आदमी होना चाहिए। रेल बजट पेश होने से पहले लगता था कि प्रभु जी बजट पेश करेंगे, लेकिन बजट भाषण में प्रभु के दर्शन से जनता बहुत निराश हुई है। रेल राजस्व का सबसे अधिक नुकसान कमीशन खोरी और मटेरियल की चोरी से होती है, इसे रोकना होगा। मैंने पूर्वोत्तर रेलवे में इंजीनियरिंग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले को उठाया है, लेकिन मैं बहुत ही हतप्रभ हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों ने के विरुद्ध कोई जांच की ही नहीं गई। रेलवे निर्माण में गुणवत्ता के मामले में कभी सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में रेखांकित की जाती थी, लेकिन आजकल जो भ्रष्टाचार के चलते आज बनी सड़क प्लेटफॉर्म 10 ही दिन के बाद टूटने लगे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में जो मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी पत्र लिखने के बाद भी वही घिसा पिटा सा जवाब आता है कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मैं समझती हूँ कि यह आवश्यक कार्रवाई कभी पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि ना तो कहीं कोई कार्रवाई दिखाई देती है और ना ही भ्रष्टाचार रुकता है। जहाँ तक खान पान की व्यवस्था की बात है, तो जब से यह IRCTC के हवाले किया गया है, तभी से इसमें गिरावट शुरू हो गई है। पेंट्री कार वाले यात्रियों से मनमानी रकम वसूल रहे हैं। पेंट्री कार के ठेकेदारों और IRCTC के बीच अपवित्र गठबंधन बन गया है। पेंट्री कार में गंदगी का साम्राज्य है। रेल बजट के पहले कई टीवी चैनलों ने इसे दिखाकर आईना दिखाया है। रेलवे में नौकरी करना युवाओं का माननीय मंत्री जी सपना होता है। रोजगार का सबसे बड़ा बैंक भी यही विभाग है। इससे बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की कमी है, जिसके चलते गाड़ियों का संचालन प्रभावित होता है। इसलिए गाड़ी संचालन से संबंधित कर्मचारियों की भर्ती की जाए और युवाओं को बड़े पैमाने पर ईमानदारी के साथ रोजगार मुहैया कराया जाए। रेलवे में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, गोरखपुर में मैकेनिकल वर्कशॉप है और यह बहुत बड़ा है। यहाँ हर प्रकार के डिब्बे रिपेयर होते हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश के डिब्बे यहाँ रिपेयर होते हैं। रेल बजट में मंत्री जी ने कहा है कि रेलवे कारखानों को अपग्रेड करेंगे, तो मेरी आपसे मांग है कि गोरखपुर यांत्रिक कारखाने को सिर्फ डिब्बे के रिपेयरिंग का वर्कशॉप न बनाए रखें, इसका आधुनिकीकरण करके कनकलता जी, आपका समय पूरा हो रहा है। का कारखाना बनाने की घोषणा करें। इससे लगता है ज्यादा नहीं आएगा और कर्मचारियों को नई भर्ती यदि आप ही नहीं मानेंगे पड़ेगी। तो सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सर, आप दूसरे का कम हो जाएगा। माननीय मंत्री जी, पार्टी को टाइम जितना मिला है उसमें कम ज्यादा हो रहा है ना। अच्छा ठीक है, मैं बंद करती हूँ। माननीय मंत्री जी, मैं एक आदम गोंडवी का एक शेर आपको सुनाना चाहती हूँ। तुम्हारी फाइलों में, आप व्यवस्था यदि नहीं मानेंगे तो जैसा होगा वैसा हो रहा है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। मुझे व्यवस्था बनाने के लिए बिठाया तुम्हारी आपने। फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, तेरा दावा किताबी है। धन्यवाद। चलिए, श्री गुलाम रसूल बलियाई भी। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव और अपने नेता बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि रेल बजट पर उस सदन में हमें बोलने के लिए पार्टी ने अधिकृत किया। जो लोकतांत्रिक देशों में भारत और भारत का लोकतंत्र अपने आप में एक बेमिसाल है और मैं सैल्यूट करता हूं देश की उस जनता को जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। अध्यक्ष जी, रेल बजट आया और मैं समझता हूं जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो काम सारा का सारा सत्ता पक्ष ने कर दिया। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और प्रभु जी की कृपा से
प्रभु जी पर जो कृपा उन्होंने गिनाई और कृपा के साथ साथ जो उन्होंने जोखम भरा और कांटो भरा ताज और जिन समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित कराया, मैं समझता हूं कि वो काफी है एक आईना दिखाने के लिए। और जिन अखबारों की वो कटिंग बता रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये पेड न्यूज की खबरें वो पढ़ रहे थे या धरातल की कोई बजट से लगी हुई बात थी। अध्यक्ष जी, रेल हमारे देश में संपत्ति बटोरने की माध्यम नहीं है, और रेल हमारे देश में एक ऐसा पुल है जो धर्म से लेकर हॉस्पिटल तक और सरहद से लेकर सुरक्षा तक की व्यवस्था में रेल लाइफ लाइन, लाइफ हिंद, लाइफ देश की हैसियत रखती है। अध्यक्ष जी, बातें तो बहुत हुई, आंकड़े भी बहुत आए, और उन आंकड़ों को अगर गिनाया जाए तो यकीनन आपकी उंगली हरकत में आ जाएगी और आप कहेंगे आपका समय समाप्त हो चुका है। मैं तो बरकत करना चाहता हूं, हरकत कोई ना करे। मैं हरकत वो करने ही वाला व्यक्ति ही नहीं हूं, चूंकि कोई भी हिंदुस्तानी गलत हरकत नहीं करता। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी, ये सच है, मैंने बचपने में मैं पढ़ा करता था, सुना करता था, मेरी तालीम मदरसे से है, और उस मदरसे से है जिस मदरसे ने देश की आजादी में और देश की आजादी के लिए एक से एक धरोहर पैदा किए। वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा उसी मदरसे से निकला था। अध्यक्ष जी, जब आज सारी पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर जब हतोत्साहित होते हैं तो उनमें ऊर्जा भरने के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। और मैं उसी मदरसे का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं जो आपके समक्ष खड़ा हूं सदन में। मैं सुना करता था कि 22 लाख रेल कर्मचारी हैं। बजट में बात कही गई, वाईफाई लगेगा, कैमरा लगेगा, ऑनलाइन खाना बुक होगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो ट्रेनें चलती है हमारे देश में 22 कोच की, 22 डब्बों की, 24 डब्बों की, उसमें ऑनलाइन खाना बुक कराने वाले शायद 2 या 3 ही कोच में सफर करते हैं। बकिया वो लोग हैं जो रोटी या सत्तू और भूजा बात करके एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उनके लिए इस बजट में कोई जगह नहीं है और उनके खान पान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हैरत तो हमें उस समय हुई जब रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान का मैंने विज्ञापन देखा है, और मैं समझता हूं कोई भारतीय इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। महात्मा गांधी मेरे देश की आने वाली पीढ़ी और वर्तमान और जो जा चुके उनकी आत्मा हैं। स्वच्छता के नाम पर जिस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है, हमारे राष्ट्रपिता की वो तस्वीर जिसको सम्मान से देखा जाता विज्ञापनों के नाम पर शौचालय की दीवारों पर लगाया गया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ, और ये मानसिकता उनकी हो सकती है जो गांधी के हत्यारों के महामंडित करने वाले और उनकी इज्जत करने वाले हैं। ये वही व्यक्तियां इस तरह की हरकतें कर सकती हैं। देश का कोई समान नागरिक इस तरह की कभी कोई गलती नहीं कर सकता। इस पर भी माननीय रेल मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं किसी के सवालों का जवाब तो अभी दे नहीं सकता हूं, अपनी बात जरूर रखूंगा। प्लेटफार्म पर एक जमाना था जब गरीब रेल डब्बे के एसी को देखता था तो बड़ी ललक से देखता था, और कुछ तो ऐसे भी होते जो करीब से जाकर जरा झांक के देख लेते, जैसे ऐसा लगता था कि प्लेटफार्म पर वो रेल का डब्बा नहीं, एसी कोच नहीं, स्वर्ग झांक रहा।
और देखने की ललक सबको रहती है। मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। गरीब रथ उस व्यक्ति ने चला करके देश के उन गरीबों को एसी में सफर करने का अवसर प्रदान किया है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अध्यक्ष जी, हर राज्य के लोगों की तालियां क्यों नहीं बजेंगी? इसलिए कि हर राज्य का जनप्रतिनिधि अपने राज्य के प्रति संवेदनशील होता है और उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक कहा हमारे सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कि तालियां नहीं बजी, लेकिन बजट में सपने जरूर बेच दिए गए और ऐसे सपने बेचे गए। कहा गया था कि रोजगार देंगे। यह कितनी बड़ी कमनसीबी होगी हमारे देश के उन पढ़े लिखे डिग्री होल्डर युवाओं के लिए जिनको पिछले चुनाव में कहा गया था बस आएंगे और तुरंत आपको ज्वाइनिंग देंगे और करोड़ के हिसाब से देंगे। रेल बजट में वाईफाई की बात की गई, कैमरे की बात की गई और बहुत सारी सुविधाओं की बात की गई, लेकिन 4 ग्रेड तक की बहाली की जाएगी। रेल बजट में इसका कोई चर्चा नहीं किया गया, इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। यह मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा छलावा किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बिहार से संबंधित 2-1 बातें करना चाहता हूं। पटना हमारे बिहार की राजधानी और पटना जंक्शन से दीघा 10 से 12 किलोमीटर से भी कम की दूरी। एक रेल चलती है वहां सुबह से लेकर शाम तक, और मैं समझता हूं कि जब बजट का समय आता है तो उस ट्रेन का जब लागत और इनकम आती है तो डीजल तक के भी पैसे नहीं आते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले पिछले रेल मंत्री को भी इस सिलसिले में लिखा था और मुलाकात करके कहा था कि क्यों नहीं पटना जंक्शन से दीघा तक के लिए जो रेल लाइन है उसको बिहार सरकार के राजमार्ग के लिए दे दिया जाए, चूंकि उसी के बीच में सचिवालय भी है और कभी कभी जाम लगता है तो घंटों एक लंबी लाइन लगी रहती है। हम आग्रह करेंगे माननीय रेल मंत्री जी से कि इस पर भी विचार किया जाए। और मैं समझता हूं कि रेल के पास आज जितनी जमीनें स्टेशनों पर हैं, अगर उसका सही इस्तेमाल कर लिया जाए, अतिक्रमण किया गया है, गैर कानूनी ढंग से कब्जे किए गए हैं, अगर उस पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन जाए, उस पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए, उस पर होटल बन जाए, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याओं का निदान उन रेलवे स्टेशनों से रेल के माध्यम से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, उदाहरण स्वरूप माननीय मंत्री महोदय, कोडरमा से लेकर रांची तक, इस बीच में कई जिले पड़ रहे हैं। अगर रेल के माध्यम से जोड़ दिया जाए, बस रेलवे बस सर्विस चला दी जाए कोडरमा टू रांची, तो एक बड़ी अच्छी इनकम भी हो सकती है और जनता को सुविधा भी हो जाएगी। उसी तरह पटना जंक्शन से हाजीपुर अगर यह चला दिया जाए तो इसमें भी बहुत सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। 36 परियोजनाएं पूर्व के रेल मंत्रियों ने, नाम लेने में मैं हिचकूंगा नहीं, इसलिए नहीं हिचकूंगा कि हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने कभी भी काम और विकास के प्रति राजनीति इसमें कहीं आने नहीं दिया है और बिहार को विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प उनका है उसमें उसी लाइन पर पार्टी के सारे वर्कर चलते हैं। अध्यक्ष जी, 36 परियोजनाएं थी। पटना में दीघा रेल परियोजना, आपके मुंगेर में रेल पुल परियोजना, छपरा में जो बिल्डिंग करीब करीब बन गई, रेल पहिया कारखाना। अध्यक्ष जी, इसी तरह से पिछले कई बजट में मधेपुरा में स्लीपर रेल कारखाना, यानी 36 परियोजनाएं हैं, लेकिन आज तक वो परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी और इस बजट में
बिहार के उन 36 परियोजनाओं में किसी एक पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुखद घटना है और इसको इस प्रभु जी के कृपा से इस दुख का हरण होना चाहिए और इसको कम होना चाहिए। अध्यक्ष जी, इस तरह की बहुत सारी वो लंबी फहरिस्त है और अगर मैं बोलूं तो उसके लिए 1 आध घंटा समय चाहिए जो आप नहीं दे सकेंगे। लेकिन आज मेड इन स्पीच भी है और इस सिलसिले में हम कुछ 2-1 बातें और रखना चाहेंगे और मैं समझता हूं कि आप उसकी अनुमति दे देंगे। और वो ये है कि आतंक आज हमारे देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। राजनीति में इस तरह के मुद्दों को एकत्रित करके सत्ता तक आने के लिए कुछ व्यक्ति, कुछ पार्टी, कुछ संगठनों की मानसिकता और आइडियोलॉजी हो सकती है अध्यक्ष जी, लेकिन भारतवासियों की यह मानसिकता कभी न थी, न है, न यह मानसिकता कभी पनपने वाली है और न भारतवासी इसको पनपने देंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, बड़ी दुख के साथ हमें यह कहना पड़ता है, हमारे देश में कई एक संस्थाएं हैं जिनको स्वतंत्रता प्राप्त है और आनी भी चाहिए। उनके स्वतंत्रता में और उनकी खुद मुख्तारी में हमारी तरफ से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है अध्यक्ष जी। लेकिन जो काम न्यायालय का है वो काम न्यायालय करेगा, जो काम सदन का है वो काम सदन करेगा, जो काम मीडिया का है वो काम मीडिया करेगा। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा 2-4 उन हादसों की तरफ और आपके माध्यम से सरकार तक और सदन के माध्यम से देश तक इस सच्चाई को पहुंचाने के लिए मैं आपके खास तवज्जो का तालिब हूं और जरूरतमंद हूं। अध्यक्ष जी, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाते पकड़े गए आतंकवादी, पकड़ लिए गए आतंकवादी, हो गए हमले, लेकिन मैं नहीं कहता कि उनकी स्वतंत्रता पर किसी तरह का ब्रेक लगे, लेकिन जो काम न्यायालय का है वो काम चैनल वालों को करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और इसके लिए भी कानून बनना चाहिए और इसके लिए भी आवाज उठनी चाहिए कि जिसकी जो हद है उसी हद में रहे। जो कानून से ऊपर उठने की कोशिश करेगा, कानून अपना काम करेगा। अध्यक्ष जी, अब तक जितने पकड़े गए हैं 80% लोग, मैं नहीं कहता कि आप उनको छोड़ दें, आप उनको फांसी पर चढ़ा दीजिए। अध्यक्ष जी, आप उनको फांसी पर चढ़ा दीजिए। आप ये मिड इन स्पीच है, कुछ तो दर्द रखने दीजिए। पहले बोल चुके हैं आप। रोज आप बोलते हैं, हमने तो पहली बार बोला है। अध्यक्ष जी, गुलाम रसूल जी पहले भी बोल चुके हैं आप। अध्यक्ष जी, मेडन थोड़ी है। अध्यक्ष जी कृपा कर दीजिए, बड़ा सुलगता हुआ समस्या है। मैं नहीं, आप इस बात को महसूस करते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के सभी सम्मानीय सदस्य भी महसूस करते हैं। पकड़े जाएं, जरूर पकड़े जाएं और देश की एकता और देश की सुरक्षा के साथ बलियाबी हो या कोई हो, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा के मामले में मेरा पूरा देश एकजुट है, बिल्कुल चट्टानी दीवार की तरह है। देश के गद्दारों को इस देश में न पनपने की कोई जगह हो सकती है, न रहने की कोई जगह हो सकती है, न उनको खिलाने की भी जगह हो सकती है। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं बड़ी निरमता के साथ और बड़ी ही अपील भरे लहजे में मैं कहना चाहूंगा, कानून रोज बनते हैं, बनने चाहिए, लेकिन उनके लिए भी तो विचार होना चाहिए कि जिन पर कोई जुर्म सिद्ध नहीं हो पा रहा, 20 साल, 25 साल, 15 साल तक जेल की सलाखों में पड़े हुए हैं और उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो पा रहा है। वो पाकिस्तान जिसको खाने की सब्जी ना हो, वो हमारे उस भारत को आंख नहीं दिखा सकता। अगर कहीं ना कहीं हमारे यहां लूप होल्ट न होता तो उनकी इतनी औकात नहीं थी जो भारत की सरहदों पर आ सकते थे।
अध्यक्ष जी, लेकिन यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस तरह से पकड़े जाने के समय प्रचार किया गया, क्या उसी तरह से छोड़ते समय क्या यह प्रचार करने की कोशिश की गई कि जिनको पकड़ा गया था वो गलत था, वो निर्दोष था, वो बेकसूर था, और जिन एजेंसियों के जरिए पकड़ा गया है, मैं नहीं कहता कि उन एजेंसियों को पाबंद किया जाए, लेकिन ऐसे एजेंसियों को पर जरूर एक हाई लेवल कमेटी के माध्यम से निगरानी होनी चाहिए अध्यक्ष जी, कि दोषियों की लाइफ को क्रॉस नहीं किया जाए, किसी गरीब और पर ही विचार केंद्रित करिए आप। किसी अमन पसंद हिंदुस्तानी को के माथे पर कलंक का निशान नहीं लगाया जाए, इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। और देश की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष जी। इसी के साथ साथ हमारे देश के और समाजवाद के एक विचारक नहीं बल्कि एक धरोहर माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, जिनके नाम से उनके बिल्कुल गांव के करीब कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन है, जो बिल्कुल समस्तीपुर से 6 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन उसको रख दिया गया सोनपुर जोन में। अध्यक्ष जी, वहां से दो तीन पॉइंट जुटते हैं, लेकिन आज उस रेलवे स्टेशन पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। हम माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह करेंगे और अपील करेंगे कि उसको आदर्श स्टेशन से में उसको शामिल किया जाए और उसको वो सुख सुविधा से भी, और इस तरह के वो सारे स्टेशन जिस पर माननीय सदस्यों ने किया है। और इसी के साथ साथ मैं एक, चूंकि आपकी तरफ से भी इशारा है और थोड़ा सा मैंने छूने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी इशारा होने लगा, तो बहरकैफ मैं ज़्यादा दिल किसी का दुखाता नहीं, इसलिए कि दिल दुखाना मेरा काम नहीं। इसी के साथ मैं अंत में ये ज़रूर आग्रह करूंगा कि सबका साथ सबकी विकास की बात हुई थी और रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी, और 1,25,00,000 नागरिकों ने हस्ताक्षर के साथ बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात की थी। सबका साथ सबका विकास ये स्लोगन तो सुना था, लेकिन बजट आने के बाद ये समझ में आया सबका साथ सिर्फ साहब का विकास, सबका साथ सिर्फ साहब का विकास। अब वो साहब कौन है पूरा देश जान रहा है, लेकिन इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से बिहार वासियों ने लोकसभा में रेल के वोट दिया था बोरा में कूट करके, इस सरकार को चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे करके उस कर्ज और एहसान को वापस करने का काम करें। तो मैं समझूंगा कि कहीं न कहीं सबका साथ सबके विकास की जो बात थी वो कहीं न कहीं सच है। आपने इतना समय दे दिया, आपको मैंने बहुत दिल दुखा दिया, माफ करेंगे। हो सके तो एक शेर है, बर्दाश्त कर लें, एक शेर है, बर्दाश्त कर लें, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। तो अर्ज किया है, झील में पानी बरसता है मेरे देश में, झील में पानी बरसता है मेरे देश में, खेत पानी को तरसता है मेरे देश में, महलों में रहने वालों की चांदी है, बच्चा दूध को तरसता है मेरे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।